सो ठीक है। हमने दो चीजें सर बात की। एक क्वेश्चन है बस, ठीक, आपने जो जी अभी एनसीईआरटी ठीक, के बारे में बोला, कौन सी एनसीईआरटी से आप बता रहे हैं सर, एक बार बता दें। एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो एनसीईआरटी हैं क्लास 12 में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मैक्रो वाली आपको पढ़नी है, वहीं से ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो अभी हम किस कंसेप्ट की बात कर रहे थे? अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि नॉमिनल और रियल, नॉमिनल मींस एट करंट प्राइसेस, रियल मींस एट कांस्टेंट प्राइसेस। नॉमिनल और रियल जब भी इकोनॉमी में कहीं पर आएगा, नॉमिनल और रियल जब भी इकोनॉमी में कहीं पर आएगा, आप याद रखिएगा, एन फॉर नॉमिनल, एन फॉर नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। एन फॉर नॉमिनल लिख लो इस बात को, एन फॉर नॉमिनल, एन फॉर नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। यानी कि नॉमिनल का मतलब है कि वहां पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया है, महंगाई को एडजस्ट नहीं किया गया है, मुद्रास्फीति को एडजस्ट नहीं किया गया है। ठीक। रियल जीडीपी फाइनल वैल्यू होती है, लेकिन विच ईयर प्राइस? कांस्टेंट प्राइसेस किस पे हैं? बेस ईयर के प्राइस पे। करंट प्राइसेस करंट ईयर पे हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर उन्होंने ये एक बात बताओ, ये तो मैंने यहां लाइन लिख दी है, अब अगर बगैर इसके भी मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज अ बेटर मेजर ऑफ जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी? रियल जीडीपी। अब बताओ, कंसेप्ट कैलकुलेशन वो सब याद आएगा अभी जब एग्जाम में बैठोगे ना, तब थैंक यू बोलोगे, अभी नहीं बोलोगे। ठीक है ना? अब प्रॉब्लम क्या है कि अब हम हर किसी का तो अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते। हर अभी तो हमने एक एग्जांपल लिया था, इसमें गीट था, उससे हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये पूरी इकोनॉमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर फील्ड में रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिफर कर जाता है। कहीं कहीं इन्फ्लेशन ज्यादा इंपैक्ट कर देता है, कहीं पे कम करता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे पूरी इकोनॉमी के लिए। हम क्या करेंगे, एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे पूरी इकोनॉमी के लिए, और उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। इन्फ्लेट करने का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब किसी चीज में हवा भरना, सिंपली जब उसका साइज बढ़ने लगता है तो इन्फ्लेशन होता है। डिफ्लेटर मतलब किसी चीज में से हवा निकाल देना, किसी चीज का साइज कम कर देना। तो इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी का साइज, नॉमिनल जीडीपी हमारी 2,40,000 आ रही थी, रियलिटी कितनी थी? 1,20,000। अब हमें क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है पूरी इकोनॉमी के अंदर, जिससे हम कॉमन एडजस्टमेंट कर सकें। वो कॉमन फैक्टर होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। मतलब कितने परसेंट से हमने जो है वो किया। अच्छा, एग्जाम में अगर आएगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप लोग म्यूट कर ले प्लीज। थैंक यू। तो जीडीपी डिफ्लेटर, अच्छा एग्जाम में कभी कभी अगर मान लो फॉर्मूला आ गया तो आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। रियल था अपॉन नॉमिनल था, नॉमिनल अपॉन रियल था, एन फॉर न्यूमरेटर, एन फॉर नॉमिनल। ठीक है, एन और आर में एन पहले आता है तो उसे ऊपर लिख देना, आर बाद में आता है उसे नीचे लिख देना। ठीक है, एग्जाम में ये बेसिक कंफ्यूजन होते हैं। सो टू कन्वर्ट, what is the use of this GDP deflator? The use of this GDP deflator is to convert nominal GDP into real GDP and compare across years. मतलब अलग अलग सालों में करेंगे। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको पिछली बार भी बता दिया था, फिर भी देख लो। मार्केट प्राइस क्या होता है? वैल्यू इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, एक्साइज, वैट, ये सारी चीजें होती हैं। एक्सक्लूड सब्सिडी, तो मैंने बताया था ना, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इंक्लूड व्हाट? ऑल टैक्सेस, एक्सक्लूड व्हाट? सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट, इट एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंक्लूड, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। फाइन। सो ये मार्केट प्राइस से हमें क्या पता चल रहा है कि कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर रहा है। मार्केट प्राइस से हमें क्या पता चल रहा है कि कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर रहा है। और फैक्टर कॉस्ट से हमें क्या पता चल रहा है? फैक्टर कॉस्ट से हमें पता चल रहा है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कितनी है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट नेशनल इनकम इज। नेशनल इनकम के पॉजिटिव नेगेटिव्स आप देख लीजिए। सबसे पहले नेगेटिव्स की अगर हम बात करें, क्यों, इसके लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले, इट इग्नोर्स अनपेड हाउस होल्ड वर्क, डोमेस्टिक वर्क, केयर वर्क, वॉलंटियर सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है। इग्नोर्स इनफॉर्मल एंड नॉन मोनेटाइज्ड एक्टिविटी। इनफॉर्मल मतलब हमारे पास ये देखो, डाबर कंपनी कितना रियल जूस
मैन्युफैक्चर कर रही है या कितना रियल जूस मार्केट में बेच रही है, वो तो आपके पास डेटा है, लेकिन सड़क किनारे गन्ने की जो जूस बेच रहा है उसका कोई हमारे पास ऑर्गेनाइज, तो वो क्या हो गया, वो जो गन्ने का रस बेच रहा है ना सड़क किनारे, वो हो गया हमारा इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा डाबर के हैं या रियल के हैं या बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जूसेस बना रही हैं, पेपर बोर्ड बना रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज, रॉ है, बहुत सारी कंपनीज जूस, तो ये क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर होगा, ठीक है। तो जब हम ये सारा डेटा ले रहे होते हैं तो ये तो हमें वो डेटा मिलेगा जो कि हमारे पास है, यानी कि जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, जो कि फॉर्मल सेक्टर का डेटा है, ठीक है। डज नॉट शो इनकम इनइक्वालिटी, सेम इनकम लेवल में हैव वेरी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम इक्वालिटी क्यों सर? आपको एक पैरामीटर मिल रहा है, आपको एक फिगर मिल रहा है विच इज पर कैपिटा इनकम। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि भारत में पर कैपिटा इनकम 5,000 रुपए है, तो अब वो 5,000 रुपए पूरे भारत की है, यानी कि मिस्टर अंबानी की भी 5,000 है और आपकी भी 5,000 है और मेरी भी 5,000 है और एक बच्चा जो अभी भारत की जनसंख्या में जो अभी अभी जुड़ा है उसकी भी 5,000 है। तो यहाँ पे हमको वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं मिलता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन का एक्सेस या कितनी परसेंट पॉपुलेशन के पास कितनी परसेंट इनकम है, ये हमें पता नहीं चलता है। मींस अगर हमें इक्वालिटी नहीं समझ में आ रही तो क्या वेलफेयर समझ में आएगा? हमें अगर इक्वालिटी समझ में नहीं आ रही, यानी कि अगर हम इनइक्वालिटी यहाँ पर हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम वेलफेयर भी नहीं, मतलब दिस इज नॉट अ perfect indicator of welfare. Means high income does not always mean high welfare or high quality of life. That's true. जैसे इंडिया की अगर आप बात करिए तो इंडिया कौन से नंबर की इकोनॉमी है? फिफ्थ सर, फोर्थ, अभी ऊपर नीचे हो रहा है सर। फोर्थ, फिफ्थ है। फोर्थ कौन है और सिक्स्थ कौन है? अच्छा ये बताओ। चलो इंडिया फिफ्थ है, तो फोर्थ कौन सी है और सिक्स्थ कौन सी है? हाँ, जापान और सिक्स्थ अपना इंडिया है सर। इंडिया, सिक्स्थ इंडिया, जर्मनी है, यूके है, ये इंडिया से नीचे है, ठीक है ना। दिस इज रियल जीडीपी, नॉट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल पे तो हम दूसरे नंबर पे। ओके, सो रियल जीडीपी है। अच्छा, हमसे नीचे कौन है? यूके है, जर्मनी है। नाउ यू टेल, कहने को हमारी जीडीपी जो है वो यूके और जर्मनी से अच्छी है, बिल्कुल है सर, लेकिन क्या व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नो व्हेन इट सर, कम्स टू वेलफेयर, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस? huge disparity. Huge disparity. And why? Because यहाँ पर GDP is, that is why GDP is not a perfect welfare indicator. एक और इंडिकेटर होता है, that is GHP, gross happiness, gross happiness index. वो भूटान बोलता है हम कहाँ, मतलब हम इतने छोटे देश हैं, हम कहाँ कॉम्पीट करेंगे कि मतलब जीडीपी में और इन सब चीजों। उन्होंने बोला नहीं, हम किससे कैलकुलेट करते हैं? हम ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे कि हमारे देश में लोग कितने खुश हैं, उनका अपना पैरामीटर है। तो जीडीपी जो है वो वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। दूसरा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप डेप्रिसिएशन तो काउंट कर रहे हो, लेकिन आप जो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो काउंट नहीं कर रहे हो। आप एनवायरमेंटल लॉसेस को, पॉल्यूशन को, एयर क्वालिटी इंडेक्स को, इनको, मतलब आप यहाँ कह रहे हो कि प्रोडक्शन होना चाहिए, फैक्ट्री के अंदर बेतहाशा प्रोडक्शन, लेकिन उस बेतहाशा प्रोडक्शन की वजह से जो एनवायरमेंट को नुकसान हुआ है, जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है, वो हम मेजर इसमें नहीं कर पाते हैं। सो दीज आर लाइक सम बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट जीडीपी। और फिर अब आपका सवाल कि जो मोस्ट आस्क्ड डिस्टिंक्शंस इन एग्जामिनेशन में जो ज्यादातर चीजें आती हैं, अगर डिस्टिंक्शन आएगा तो क्या नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस आ जाएगा, जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस आ जाएगा, या मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस आ जाएगा, ग्रॉस नेट का डिफरेंस पूछ सकते हैं, इनकम वेलफेयर का कंसेप्ट पूछ सकते हैं। मींस वहां पर वहां पर आप एग्जाम में इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आते हैं, इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। एक यहाँ से आपको अगर यूपीएससी या एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये ध्यान रखिएगा। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स। अभी नीचे वाली लाइन भूल जाइए। जीडीपी मेजर्स आउटपुट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मैंने आपको जीडीपी और जीएनपी, प्लीज जिसका माइक अनम्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज। जीडीपी क्या कर रहा है? वो आउटपुट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी बताता है कि कहां पर प्रोडक्शन हुआ, जीएनपी बताता है किसने प्रोडक्शन किया। फाइन। तो ये आपको बता रहा है विद इन द टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी। सो एवरीवन इन द बॉर्डर्स वेदर दे आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। और जीएनपी क्या कर रहा है? जीएनपी इंक्लूड्स इनकम ऑफ नेशनल्स वेयर एवर दे आर। जहां कहीं भी होंगे वहां पर उनका कैलकुलेशन किया जाएगा। रियल जीडीपी क्या कर रहा है? रियल जीडीपी इन्फ्लेशन इफेक्ट को हटा रहा है, डिफ्लेटर वही कर रहा है। सो इट इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ रियल ग्रोथ। एंड वेलफेयर डज नॉट मीन डज नॉट इक्वल टू आउटपुट। ये ध्यान रखिएगा कि इनकम और वेलफेयर एक चीज नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये चीजें भी मैटर करती हैं। तो अभी आपको मान लीजिए ऐसे में या आप आगे चल के आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाई जीडीपी इज नॉट अ बेटर, मतलब अगर इस तरीके का कोई एनवायरमेंटल वो आ गया या इस तरीके का कुछ ऐसे में आ गया, तो वहां पे आप इन एस्पेक्ट्स को लिख सकते हैं कि दीज आर नॉट द रियल मेजर्स, क्योंकि वेलफेयर डज नॉट, इनकम डज नॉट मीन वेलफेयर। एक आदमी ज्यादा पैसे कमा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा खुश होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई? यस सर मुझे यहाँ पे एक डाउट था सर। बताइए। सर यहाँ पे जो रियल जीडीपी रिमूव्स इन्फ्लेशन इफेक्ट सर, लेकिन ये तो सर नॉमिनल का आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो मतलब नॉमिनल में इन्फ्लेशन नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे रियल जीडीपी आई थिंक सर नॉमिनल में इन्फ्लेशन नहीं होता है ना सर, ऐड नहीं किया जाता ना सर। ये कह रहे हैं जो नॉमिनल जीडीपी है ना उसमें इन्फ्लेशन जो है वो ऐड नहीं होता है, उनका कहने का मतलब ये है। यस सर। हाँ, तो रियल जीडीपी में उसमें ऐड नहीं होता, तभी तो इसमें रिमूव करेंगे। इन्फ्लेशन ऐड नहीं, इन्फ्लेशन ऐड वर्ड यूज नहीं किया मैंने इन्फ्लेशन एडजस्ट वर्ड यूज किया है। यस सर, हाँ यस सर। ऐड और एडजस्टमेंट में फर्क है। ओके सर। Okay, yes, any questions? So I had a small doubt. Please. Is it true that earlier we used to measure our GDP on real GDP terms, and post base year updatation we have started doing it on nominal GDP terms? Is that true? And if it is true, what are the implications of it? Thank you, sir. So you're saying that no, first of all, that is not true. We calculate we measure, and NSO is doing all the calculations. Real GDP is also calculated, nominal GDP is also calculated, but the term generally when we talk about the $5 trillion or whatever the number generally we talk about, that is the value of real GDP. Okay. There's nothing. Yes, it is not. We calculate real GDP and nominal GDP both. So when the government does its PR thing, when we try to show that we are a very large GDP, do we use real GDP terms or nominal? In general, they use real GDP. Okay, so when we are using the term $5 trillion, it is a real, because our nominal GDP is more than $11 trillion. We have to adjust it to inflation, right? Okay. And that is why we for example, later when we'll talk about some in economy, when we'll talk about exchange rate and those things, that is where the concept of PPP will come in. So one is your GDP in terms of exchange rate, another is PPP, that is purchasing power parity. Yeah, in that scenario, if I'm not wrong, we are the third largest economy in the world after US and China. Yes, sir. On PPP terms, because there again same thing will happen, purchasing power. That volume is high. So what happens, whatever figure generally you are talking about, or whatever the PR the government is doing, it is the real GDP. Okay. Thank you for the clarification, sir. Yes, any other question, please? Hello, good evening, sir. Sir, this year, last year in 25, there was some controversy around Gini coefficient. So could you briefly explain that? I think the government claimed that the inequality was reducing, and
something along those lines. Okay, we are talking about Gini coefficient. Okay, any other question in the meanwhile? I'll tell that. If someone was raising hand. Ji. Okay. ठीक है, आपका सवाल is this, there was no controversy. Actually, what happened? Simply, it was not exactly related to Gini coefficient. It was related to the World Inequality Report. Okay. Simply, I'll quickly tell what is Gini coefficient or Gini index. Let's say this, in this generally what we do, we plot a graph. Simply, we plot a graph in order to measure this income inequality. In order to measure this, okay, income inequality, and let's say on this side we have income, on this side we have cumulative population. Okay, and this is divided into percentage. Okay, so let's say this is 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90, 100, and same will go here. And then ideally we draw a 45-degree line. So what does this 45-degree line represent? It represents that 10% of income is wealth is with 10% of the population. 20% is having 20% population. But in reality, it is not true. ठीक है, इस कर्व को हम कहते हैं लॉरेंस कर्व. ठीक है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं? लॉरेंस कर्व. लॉरेंस कर्व में क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो लाइन ऑफ, ये जो 45 डिग्री लाइन है ना, ये है हमारी लाइन ऑफ इक्वालिटी. लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूं कि ये देखो, ये वाली आई, तो यहाँ पे हमारा लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 30% इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें? 70% पॉपुलेशन. दिस इज व्हाट इट मींस. यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे, अच्छा ये आएगा, ये 80, यानी कि 50% जो इनकम है या जो 50% वेल्थ है वो कंट्री की किसके पास है? वो है 80% पॉपुलेशन के पास, और बाकी जितनी हैं उसमें रेस्ट ऑफ द, मतलब ये कर्व से ये 45 डिग्री लाइन से कर्व जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी. इंडिया में मैं अगर बहुत इसको ऐसे समझो, अगर आप इंडिया के टॉप 10% वर्किंग क्लास में है ना, टॉप 10%, you know what is the average income of top 10%? मतलब the 90%, और इधर की अगर आप बात करेंगे, तो अगर आप महीने के 5,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं तो आप देश की 90% जनसंख्या से बेटर है. यस, टॉप 4% की इनकम 50,000 रुपए है, लेकिन जैसे ही आप टॉप 1% या टॉप 0.1% पाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो कहाँ चले जाती है? वो लाखों करोड़ों में चले जाती है. मतलब हमारे यहाँ वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यही मैटर है. मैं आपको बहुत बेसिक चीज बताऊं, ये दो कंपनीज हैं, रिलायंस और अदानी, ये दो कंपनीज है. सबने नाम सुना है? सबने नाम सुना है इन दो कंपनीज का? सबने सुना है. Yes, sir. सबने इनको लेके बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी सुनी होंगी. गवर्नमेंट इनको फेवर करती है और इनके लिए इतना कुछ कर दिया है और इतनी सारी चीजें कर दी हैं. सुना है? आपने ओपिनियन भी बना लिया होगा कि रिलायंस या अंबानी अच्छा है या अंबानी की कंपनी अच्छी है, अदानी नहीं. सर, ये दोनों कंपनीज हमारी देश के 7% जीडीपी को ओन करती है. इनकी नेट वर्थ इज इक्विवेलेंट टू 7% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया. तो अगर ये दो कंपनी हमारे देश का ऑलमोस्ट 7 to 8% जीडीपी ओन कर रहा है तो इनको प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि इकोनॉमी को चला रहे हैं.
लेकिन ये इनइक्वालिटी को भी दिखा रहा है। दोनों चीजें हैं। आप बोलोगे सर प्रेफरेंस मिल रहा है तो बिल्कुल मिल रहा है, मिलना भी चाहिए मेरे हिसाब से यार। वो जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, वो इकोनॉमी में वो टैक्स दे रहे होंगे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और बड़ी चीज ये है वो कंज्यूमर को एम्पावर अगर कर रहे हैं। अगर आज आपको मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, आपको फ्रिज चाहिए, आपको कोई भी वॉशिंग मशीन चाहिए, टेलीविजन चाहिए, आप रिलायंस स्टोर में जाएंगे, वो बोलेगा सर पैसा देने की जरूरत नहीं, नो कॉस्ट पे ले जाइए आप उठा के। आपको एम्पावर कर रहा है यार। I may sound to some people, are sir, you are no sir. Those who are owing, those who are coming up with having 7% of your GDP, yes. अब ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, मतलब 7% वेल्थ, इसको ऐसे समझ लो 7% वेल्थ इज जस्ट विद 2 पीपल, लीव टॉप 1-2%, यानी कि 2 लोगों के पास ओनरशिप है, 2 के पास 2% की बात नहीं कर रहा हूँ, 0.2% की। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 इंडिविजुअल कंपनीज और 2 like companies also an individual legally. 2 individuals are having access or control, or they owe how much? 7% of the total country's GDP. अब बाकी का तो शेयर बचा ही नहीं ना फिर कुछ। क्लियर हुआ? इसको लेके हर बार जो है वो बातें होती हैं गिनी कोफिशिएंट को लेके, इनइक्वालिटी को लेके। गवर्नमेंट कई बार देखिए बहुत सिंपल सी चीज, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर पॉलिसी या अगर कोई भी रैंकिंग, अगर कोई भी इंडेक्स हमारे फेवर में होता है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर वो हमारे फेवर में नहीं होता है, इनक्वालिटी की बात आ गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आ गई, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात आ गई, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात आ गई, फिर गवर्नमेंट कहती है, कोई भी गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, बट बहुत सारी उसमें ये कहेंगे कि अरे वी डोंट बिलीव द मेथोडोलॉजी, सो लीव दैट, ओके, वी शुड नॉट फॉल इनटू द पॉलिटिकल सिनेरियोज एज सच। लेकिन हाँ वो होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गिनी कोफिशिएंट। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है व्हाट दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपकी कंट्री का एक वॉलेट है, जैसे आपकी जेब में एक वॉलेट है, वैसे हमारी कंट्री का भी एक वॉलेट है। ठीक है, हमारी कंट्री के वॉलेट में किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा रहेगा, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देश के अंदर कितने पैसे की जरूरत है, कितना पैसा उसे चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, वो कौन तय करता है? वो तय करते हैं ये लोग, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कौन तय करता है? वो तय करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मींस ये क्या मेंटेन कर रहे हैं? ये मेंटेन कर रहे हैं मनी सप्लाई। ये क्या मेंटेन कर रहे हैं? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेंटेन कर रहे हैं कि कभी भी पैसा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और कभी भी पैसा बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा। जैसे आप में से कुछ लोग हॉस्टल में रहते होंगे, पीजीज में रहते होंगे, ठीक है। जब आप हॉस्टल पीजीज में रहते हैं तो क्या होता है, आपको घर से कुछ पैसे आते होंगे, तो महीने की स्टार्टिंग में पैसे आते हैं तो आप यू आर वेरी गुड, राइट। आप पैसे, क्योंकि तब आपके पास पैसा ज्यादा है तो पैसे की वैल्यू नहीं है। लेकिन वही मंथ एंड में क्या कंडीशन हो जाती है सर? हाथ खिंचा हुआ होता है। सेम वे, क्योंकि मंथ एंड में क्या हो जाता है, आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी जो आपके पास अवेलेबल है वो कम हो जाती है। तो जब पैसा बहुत ज्यादा होगा वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, जब पैसा बहुत कम होगा वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। हमें किस चीज की जरूरत है? क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आ जाएगा इन्फ्लेशन, इससे आ जाएगा मुद्रास्फीति, ठीक है। जब पैसा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। सो वी नीड टू बैलेंस। आई एम टेलिंग यू, इन्फ्लेशन टू इकोनॉमी, लिसन केयरफुली एवरीवन, इन्फ्लेशन टू इकोनॉमी इज लाइक सॉल्ट टू फूड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इन्फ्लेशन टू इकोनॉमी इज लाइक सॉल्ट टू फूड, मतलब खाने में नमक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कि जहर ना। इतना भी ज्यादा मत करो कि जहर हो जाए। तो फिर क्या कम कर दें? नहीं, इतना भी कम तो नहीं होना चाहिए।
मीडियम में मतलब बैलेंस्ड। बैलेंस होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। आप और इन्फ्लेशन का, इसलिए मैंने सॉल्ट का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि आप खाने में कितने मसाले डाल दीजिए, अच्छी क्वांटिटी में भी आप मसाले डालेंगे, लेकिन अगर आपने सही क्वांटिटी में नमक नहीं डाला है ना, तो आपका खाना जो है ना वो लज्जतदार नहीं होगा। सेम वे इकोनॉमी के सारे पैरामीटर्स ठीक होंगे, लेकिन अगर इन्फ्लेशन गड़बड़ा जाएगा तो वो फ्लेवर इकोनॉमी के अंदर नहीं आएगा। इसीलिए आरबीआई की हर वक्त जिम्मेदारी है हमारी जो, इसीलिए हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन टारगेटेड मॉनेटरी पॉलिसी है। आरबीआई की हर वक्त जिम्मेदारी है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो मनी सप्लाई के जरिए क्या रहे, वो मनी सप्लाई के जरिए मेंटेन रहे, बना रहे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत। क्लैरिटी आई? Yes, sir. Yes, sir. आई डोंट थिंक सो। अब इसके बाद कुछ बताने के लिए बचता है, लेकिन फिर भी अब कुछ ही देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द कंट्रोलिंग ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मनी सप्लाई पता है, क्रेडिट यानी कि बैंक का जो लोन वाला सिस्टम है ना, वो कौन मैनेज कर रहा है? आरबीआई मैनेज कर रहा है। कैसे? इंटरेस्ट रेट से, बोरोइंग, इट अफेक्ट्स इंटरेस्ट रेट, इट अफेक्ट्स बोरोइंग, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, ये सारी चीजों को मेंटेन कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राइस स्टेबल होगा, प्राइस स्टेबल होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट मिलेगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो जो एक्सचेंज रेट है, अभी किसने डिवैल्यूएशन लिखा यहाँ पे, आई विल नॉट कम टू दैट अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा डीपर हो जाएगा, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। एक्सचेंज रेट यानी कि जो हमारी रुपए की वैल्यू है इस इन कंपेयर टू डॉलर्स, क्या होगा? वो मेंटेन रहेगी। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? तीन स्टैंसेस हो सकते हैं। एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और एक न्यूट्रल स्टैंस होता है। जनरली एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी की अगर हम बात करें तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि जब आपको पैसा मार्केट में बढ़ाना है, मतलब आपको मनी सप्लाई ज्यादा करना है, तो आप कैसी मॉनेटरी पॉलिसी ऑप्ट करोगे? आप ऑप्ट करोगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। तो इससे क्या होगा? कैसे करेंगे? मनी सप्लाई बढ़ा के या इंटरेस्ट रेट को कम करके। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जब आपको मार्केट से पैसा खींचना है तो आप क्या करोगे? मनी सप्लाई को कम करोगे और हायर इंटरेस्ट रेट को वो करोगे, मतलब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दोगे। बाय द वे, कौन बताएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? सर जो है कि इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करते हैं या आरबीआई डेफिनेशन। पुराने क्रीम में तो बाकायदा ऐसा होना चाहिए था, मैंने कहलवाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। तो मैं तुम हो गए The rate at which RBI given loan to any commercial bank. नो, दैट इज रेपो रेट। मैंने रेपो रेट नहीं पूछा, मैंने पूछा ब्याज दर क्या है। ब्याज क्या होता है? ब्याज दर भी नहीं, ब्याज क्या होता है? सर इंटरेस्ट रेट वो होता है कि जो बैंक का प्रॉफिट होता है सर, जो बैंक जिससे एंड सूद करती होता है। है, फिर आप बोल दोगे सर रिबा भी होता है, फिर आप ब्याज। मैं ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। तुम नहीं करी, उन्होंने उस्ताद ने करी तुम्हारी। आप समझ रहे हैं यूपीएससी टफ क्यों है? इसलिए। कुछ भी वेरी गुड। सबने किसी ने कुछ कहा? प्लीज रिपीट। लोन पर प्रॉफिट। नॉट एग्जैक्टली। आबिदा खातून का ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी। बैंक जरूरी नहीं है। यस, बेसिकली इट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, इट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मनी। मतलब अज्यूम कर लेते हैं, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे पैसा चाहिए, मैंने कहा ठीक है पैसा ले जाओ, लेकिन मैंने इस पैसे को देने का मैं कुछ चार्ज लूंगा। वो चार्ज मैं क्यों ले रहा हूं? मतलब वो इंटरेस्ट है, वही चार्ज क्या है? वही मेरा इंटरेस्ट है, वही मेरा ब्याज है। मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैंने पैसा तब अपने पास रखा जब आपके पास नहीं था। आप खर्च कर रहे थे, मैं पैसा बचा के चल रहा था, मैंने पैसा रोक के रखा हुआ था, मैंने कैश रोक के रखा हुआ था, मैंने लिक्विड रोक के रखा हुआ था, मैंने उस कैश को, मैंने उस नकदी को जो है वो रोक के रखा हुआ था। अब आपको जरूरत है तो मैं इसको रोकने का चार्ज तो लूंगा ना आपसे।
सो बेसिकली व्हाट इंटरेस्ट, इट इज नॉट नेसेसरी बैंक। आप पुराने जमाने में जाएंगे, आज भी भारत में बहुत जगह जो है वो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो उन्होंने आपसे कीमत ले रहे हैं किस चीज की? तब पैसा रखने की जब आपके पास नहीं है। ठीक। अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अभी मैंने कोई कंसेप्ट कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ अभी एक चीज बोली, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जब देयर इज अ डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, कि हमें, अच्छा एक बात बताओ, मनी सप्लाई बढ़ गया है, ठीक है, मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई है, मनी सप्लाई बढ़ गया, अज्यूम करो फ्लड आ गई है, तो फ्लड मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट कौन बताएगा मुझे? कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फ्लो बहुत ज्यादा है, तो उस फ्लो को कंट्रोल करने के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला कि जो एग्जिस्टिंग फ्लो है उसको कम किया जाए। भाई कहीं बाढ़ का पानी आ रहा है तो पहले आप क्या करोगे? पहले जो पानी का फ्लो आ रहा है आप उसे रोकोगे, और उसके बाद जहां पर वो पानी जाके जमा हो रहा है आप उसको कम करना शुरू करोगे। यही होती है कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट मनी पॉलिसी की, जहां पर आरबीआई एक तरफ तो क्या करता है, जो इजी फ्लो ऑफ मनी है बिकॉज ऑफ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो क्या करेगा वो, अच्छा एक बात बताओ, अगर सबके पास पैसा आ जाएगा, सबके पास कैश होगा, ज्यादातर लोगों के पास कैश होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि कम होगा? सर अगर कम सबके पास पैसा है, यस, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि सबके पास पैसा है, किसी को जरूरत ही नहीं है। और क्योंकि सबके पास है तो आप बोलोगे यार मैं 5% ले रहा हूँ, दूसरे बंदे के पास भी बोलेगा मैं 4.5% ले रहा हूँ। तो ग्रेजुअली क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, जब सबके पास पैसा ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कम हो जाएगा। जब कम लोगों के पास जो चीज ज्यादा होती है वो सस्ती होती है, जो चीज कम होती है वो सस्ती होती है। जो ज्यादा होती है तो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज मनी सप्लाई, तो उस चीज की, कैश की कीमत क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैश की कीमत क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब सबके पास होगा तो उसकी कीमत क्या होगी? कम हो जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर कम लोगों के पास पैसा होगा, मनी सप्लाई कम होगा, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अधिक हो जाएगा, क्योंकि अब कम लोगों के पास है, यानी कि मार्केट में उसकी जो सप्लाई है या जो उसकी लिमिटेशंस आ गई है, कम लोगों के पास है, अब वो चीज मार्केट में कम है, तो वो क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इतना समझ में आया? Any doubt till this point? Very good. So what about neutral? न्यूट्रल मतलब बैलेंस, ग्रोथ और स्टेबिलिटी को न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल बेटा वो बैलेंस करेंगे ना, बहुत ज्यादा पैसा इंजेक्ट करने की जरूरत होगी ना बहुत ज्यादा पैसा पुल ऑफ करने की जरूरत होगी। बैलेंस, जैसे अभी आपका होगा तो एक न्यूट्रल स्टैंड है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सही चल रही है, हमें ना बहुत ज्यादा पैसा इंजेक्ट करने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से वापस लेने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी की जो मॉनेटरी पॉलिसी आपका होगी वो सिर्फ न्यूट्रल है, वो एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी नहीं है। इस चुनाव में आपने एक के बाद एक वीडियो देखे, आपने देखा इलेक्शन के बाद परिणाम आए हैं, उसके बाद लोग ममता बनर्जी का एक प्रतीक बनाकर अपने जूते में चप्पलों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पढ़ा दिया, सामने लिखा है। अगर आप सुनोगे कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में, जो आप अभी आप कोई लोग रेपो रेट और इन सारी चीजों की बात कर रहे थे, आप आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो Expansion. सस्ता हो गया, पैसा सस्ता होगा तो ज्यादा लोग ले जाएंगे, सिंपल सी चीज है। क्लियर हुआ? इन सब में आरबीआई का रोल क्या है? आरबीआई का रोल है, सबसे पहले इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सारी चीजें जो है, इट इज द बैंकर्स बैंक, और वो सारी चीजें जो आपने सुन रखी है वो है, इट रेगुलेट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? तरलता का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी कोई भी एसेट, कोई भी वस्तु जो है वो नकदी में कन्वर्ट की जा सकती, कैश में कन्वर्ट की जा सकती। जितना जल्दी हो जाएगी उसकी लिक्विडिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे गोल्ड की लिक्विडिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लैंड, जमीन के कंपैरिजन में गोल्ड की लिक्विडिटी ज्यादा होगी। ठीक है,
कैश सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है? सबसे ज्यादा लिक्विड कैश है सर। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ which who is lender of last resort? It is RBI who is lender of last resort. Lender of last resort का मतलब है कि जब किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, किसी भी बैंक के पास सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो आरबीआई के पास जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रहा है? एमपीसी बना रही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई बना रहा है, तो मॉनेटरी अथॉरिटी किसके पास है? वो भी आरबीआई के पास है। ठीक है, तो ये आरबीआई के रोल्स हैं। मेनली क्या कर रहे हैं? इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे वो ग्रोथ मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मतलब कैश मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। अब आता है आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अभी कोई बात कर रहा था इस बारे में। ठीक है, तो ये दो चीजें तो मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है? ईजिंग लिक्विडिटी मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और टाइटनिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई के पास अलग अलग टूल्स हैं, ये सारे आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, मैं यहां से शुरू करूंगा, मैं कैश रिजर्व रेशियो से शुरू करूंगा। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, हर बैंक का अपना डिपॉजिट है, हर बैंक के पास डिपॉजिट। व्हाट इज अ बैंक? सर वो एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एक ही लोग अपना मनी एक ही सेफली रख सके और उनको एक ही मतलब सेफ्टी का एहसास भी हो, और उसके मेरे पास बदले पैसा वो रखो, मेरे पास पैसा रखोगे? सर बैंक ही सर जब है मीडिएटर। कि सर वो है कि जो है कि डिमांड करने पे हमें पैसा भी दे और हमारा है कि आपके ये भी सारे करे। कंडीशन में फुलफिल कर दूंगा। सर ये एक मीडियम है जो पैसा लेने वाले को और पैसा देने वाले को जोड़ता है। वेरी गुड। Such people data and 3 people RBI. SK मुकलेश उद्दीन अहमद, ये आप मुझे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये हो सकता ना कि बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ कानूनी तौर पर पैसा रखा जाता है, जहाँ महफूज रहे पैसा। मैं भी कह रहा हूँ, मैं आप जितनी टर्म्स एंड कंडीशन आप बैंक की कह रहे हो ना, मैं सारी मानने को तैयार हूँ। पैसा रखेंगे नहीं रखेंगे? आप उस बैंक में पैसा रखेंगे जहाँ आप किसी को नहीं जानते हैं। सर गवर्नमेंट अप्रूव्ड या फिर आरबीआई जिसे अप्रूव करती हो, या फिर इसका फिक्स एक कोई डिपॉजिट हो, इतना पैसा होना चाहिए तभी आप खोल सकते हो बैंक वगैरह? तो वो तो बहुत कम है ना। पेड अप कैपिटल तो 2.5 लाख 5 लाख रुपए क्या जा रहा है? देखो, किसी भी चीज की डेफिनेशन को समझने में अब व्हाट इज अ बैंक? फर्स्ट ऑफ ऑल अब लिखी जो कि सही है। बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दो काम एक साथ कर रहा है। पहला क्या? इट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और दूसरा वो लोन दे रहा है, और इन दोनों के बीच जो है वही बैंक की कमाई है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन है वो या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं या वो लोन दे रहे हैं। तो अगर दोनों में से कोई एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे एलआईसी डिपॉजिट ले रही है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सर जैसे आपने ना इसके पहले जो कुछ भी बोला सुनाई नहीं दिया। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू था, ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ था और फिर हाँ इट्स ओके, इट्स ओके। बैंक क्या है? बैंक अभी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। Yes, sir. सबको ऑडिबल है? जस्ट एक बार ना क्विकली एवरीवन गिव अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज ओके। ओके, फाइन फाइन, बट आई थिंक कुछ इशू अभी फिर चला गया है क्या? ओके ओके No sir, it's fine. फाइन।
फाइन ना, ठीक है। सो व्हाट इज बैंक? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दो काम कर रहा है एक साथ। इट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इट इज इम्पार्टिंग लोन। वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और वो क्या दे रहा है? लोन जो है वो दे रहा है। वो क्या कर रहा है? वो लोन दे रहा है। डिपॉजिट जनरली वो पब्लिक से लेता है और लोन्स जो है वो जिसको भी चाहिए होता है उसको देता है, ठीक है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इनमें से कोई भी एक फंक्शन कर रहा है या सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं कर रहा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कौन कौन से डिपॉजिट? दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं। एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट यानी कि आपका फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। आपका डिमांड डिपॉजिट होता है आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। ये क्या है? ये आपका डिमांड डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट मतलब आप कुछ किसी पर्टिकुलर वक्त के लिए आप वो डिपॉजिट कर रहे हो, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो वहां एलिमेंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व है, आप उसको उससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपका फिक्स डिपॉजिट जो होता है या जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो आपका टाइम डिपॉजिट में आता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब आप जहां पैसा तो जमा कर रहे हो लेकिन आप उस पैसे को अपनी मर्जी से कभी भी निकाल सकते हो। आप अपनी मर्जी से उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हो। दैट इज व्हाट? दैट इज योर डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इसमें से कोई भी एक तरीके का फंक्शन कर रहा है लेकिन दोनों नहीं कर रहा है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? एनबीएफसी में डालेंगे। जैसे आपका LIC है वो एनबीएफसी कहलाएगा। वो बेसिकली LIC तो AIFI में आता है, उसको हटा दीजिए। आपके बहुत सारे ऐसे ये पेयू फाइनेंस और ये फाइनेंस और वो फाइनेंस, बहुत सारे वो क्या कर रहे हैं? वो लोन दे रहे हैं, वो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इनक्रेड है और बहुत सारे इस तरीके के आप एड्स देखते होंगे, तो वो सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? वो आ रहे हैं एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में। तो बैंक और नॉन बैंक का फर्क समझ में आया? Yes, someone was raising hand. Any question? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से मत पूछो यार, क्या इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर ये जो टाइम यहाँ से आप बताइए। ओके, टाइम डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट सुना है? बैंक में फिक्स डिपॉजिट सुना है? यस सर। अब बताइए क्या सर, कहाँ कहानी अटक गई थी, कहाँ से छूटा? सर ये जो आप बताए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक क्या है, यहाँ तक ओके है। उसके बाद जब आप फिक्स डिपॉजिट बता रहे थे, वहां से आपकी जो वॉइस है वो लैग कर रही थी, तो उतना क्लियर समझ में नहीं आया। ठीक है, दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। जो एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है बैंक, उसमें दो तरीके का, एक टाइम डिपॉजिट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट यानी कि वो डिपॉजिट जहां पर विड्रॉवल में एलिमेंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व है, जैसे कि आपका फिक्स डिपॉजिट होता है तो आप एक पर्टिकुलर वक्त के लिए उसको डिपॉजिट करते हो, राइट। तो वहां क्या हो गया? वो टाइम का एलिमेंट आ गया। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब आप जब मर्जी चाहे उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, आप जब मर्जी चाहे उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। एंड दैट अमाउंट्स टू व्हाट? दैट इज योर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। दैट इज योर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सो दैट लीड्स टू डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। ओके, अब यहाँ पर बैंक से, अच्छा आरबीआई खुद तो बैंकिंग नहीं कर रहा है, वो बैंक्स के जरिए बैंक कर रहा है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? एक सेकंड यार, यहाँ पे वो नहीं आ रहा। So I had a question. सर Yes, please. सर एक क्वेश्चन था सर। आपने कहा था कि आपसे भी हम पैसे ले सकते थे सर। आज से मतलब कुछ टाइम पहले, आज भी कहीं कहीं तो सर हम किसी पर्सन से भी उधार लेते थे, जिसके हम साहूकार वगैरह कहते थे। तो लेकिन वो जो इंटरेस्ट चार्ज लेते थे बहुत ज्यादा लेते थे बैंक से। तो जिससे अगर हम आपसे लेते हैं तो आपको क्या कहेंगे? ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कुछ पैसे। मैं समझा नहीं, बस सवाल ही नहीं समझ पाया। सर जैसे हम बैंक से इंटरेस्ट ये लोन लेते हैं और बैंक हम पे इंटरेस्ट लगाता है, तो ठीक है। पहले जमाने में सर लोग साहूकार से भी लेते थे लोन वगैरह। मैं आपसे भी ले सकता हूँ, तो आप ठीक बैंक है। से ज्यादा मुझ पे इंटरेस्ट लगा सकते हो। तो हाँ। जो बैंक है वो ये
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आप क्या कहलाओगे अगर मैं आपसे लेता हूँ लोन? तो एनबीएफसी कहलाएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ओके सर। अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हूँ, इनफॉर्मल लेंडिंग कर रहा हूँ, तो मैं प्राइवेट मनी लेंडर हूँ। दरवाजा लगाओ। अगर जैसे आपका मुथूट फाइनेंस है या जो गोल्ड लोन कंपनीज, ये क्या कर रहे हैं? तुम लोन दे बदतमीजी रहे हैं, क्यों करते हो? ठीक है। ये जो लोन दे रहे हैं, ये क्या हो गया? ये सिर्फ लोन दे रहे थे, बैंकिंग नहीं होगा, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? ये एनबीएफसी है, ठीक। आप मुझे क्या पूछते हो? डिसिप्लिन में कुछ दो। So I had a question regarding demand Please. and time deposit. Okay. So when it comes to demand and time deposit, since time deposit seems to be a safer option for banks to keep, is it a hedge against bank runs? And if so, compared to demand deposit, do banks also have a benchmark that sets a ratio of demand to time deposits that they lend? No, in general, when you talk about banking system, they combinedly call this as public deposit. It can be in either forms. It can be in the form of demand deposit and time deposit. But yes, because it is a safer option. Bank they have internal targets. Let's say if I'm talking from the banking perspective, they have internal targets, and from that part you can say that yes, they do have no. There is no prescribed ratio that this much should be time deposit, this much should be demand deposit. But yes, they generally insist more on time deposits when it comes to increasing their public deposits because it is a safer option, but there is no prescribed ratio as such. Okay. So is this the logic behind time deposits having greater interest as well? Yes, because Okay. the bank is it is a safer option. Na? People will not demand it much, Mhm. and that is why when you go to the bank and let's say if there is an entrepreneur who's having like a higher deposit, even if it is in a saving account, if it is a higher deposit, bank will always prefer that. They will give a special preference to that particular individual. Why? Because they also know that he is never going to withdraw all his money at the same time. Or if someone right, is for example, there's a salary account होता है, salary account को भी preference क्यों देते हैं? क्योंकि बैंक को पता है कि इसका विड्रॉवल पैटर्न क्या है, और हर महीने की इतनी तारीख को हमारे पास इतना पैसा आएगा. So that is how the banks generally create that balance between demand deposits and time deposits. Okay. Thank you, sir. Okay. Now how the question is how bank RBI जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करता है? सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई जो है किस तरीके से मैनेज होगी, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई कैसे मैनेज होगी? सबसे पहला आता है कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो है जो बैंक को, किसी भी कमर्शियल बैंक को रखना पड़ेगा आरबीआई के पास. ठीक है. इट इज अ परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स हैं. वो अगर आप कहेंगे तो आरबीआई को मतलब वो क्या होगा, वो दैट दे हैव टू आरबीआई के पास, मान लीजिए उनके पास 1 लाख रुपए आएगा, तो आरबीआई के पास उन्हें 4-4.5% का एक छोटा सा अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रखना पड़ेगा. ठीक है. वो क्या हुआ, और इस पैसे को वो लोन नहीं दे सकते, इस पैसे को वो किसी को लोन नहीं दे सकते. दूसरा जो टूल है दैट इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. एसएलआर क्या होता है? एसएलआर क्या होता है? जो भी बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं, टाइम और डिमांड डिपॉजिट्स हैं, उसका 1% उन्हें अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, जिसको वो लोन नहीं दे सकते. तो ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी बैंक में मान लीजिए 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आया तो वो 1 लाख रुपए लोन दे सकता है. नहीं, एक हिस्सा उसे आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, एक उसे अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. और वो किस किस पे रख सकते हैं? वो कैश में रख सकते हैं, वो गोल्ड में रख सकते हैं, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में रख सकते हैं. वो किस फॉर्मेट में रख सकते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में रख सकते हैं. ठीक है. फिर आता है रेपो रेट. रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच द बैंक आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक. वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई लोन दे रहा है किसे?
कमर्शियल बैंक को। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन, रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। सो ये वो रेट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आरबीआई क्या कर रहा है, वो लोन दे रहा है किसे, कमर्शियल बैंक को। इसी को पॉलिसी रेट भी कहते हैं। रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिसी रेट। रेपो रेट को पॉलिसी रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए बैंक अगर आरबीआई से 4% पे इंटरेस्ट 4% इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है, बैंक अगर आरबीआई से 4% इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है, तो क्या वो आपको 3% पे देगा? नो सर। नहीं। यानी कि इकोनॉमी के अंदर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रेपो रेट से ऊपर 4%. repo rate, whatever is the repo rate, it is the minimum repo rate in the economy, minimum rate of interest in the economy. एक सेकेंड, these are compulsions on bank, these are very much compulsions on the bank, हर बैंक के लिए जरूरी है, इसके बगैर आरबीआई उन पे पेनल्टी लगा देगा। रिवर्स रेपो रेट मतलब उल्टा, आरबीआई को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई लोन लेगा, यानी कि बैंक जो है वो अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास रख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिवर्स रेपो। रेपो बैंक पैसा कहां से कहां मूव कर रहा है, आरबीआई से बैंक की तरफ, और रिवर्स रेपो में डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आरबीआई लोन तो दे रहा है, लेकिन इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन, लंबे वक्त के लिए दे रहा है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि यहां आरबीआई इसके अगेंस्ट कुछ भी मतलब एज सच कोई सिक्योरिटी नहीं रखता। ये जनरली जो रेपो रेट होता है ना, 14 डेज में सेटल करना होता है। ये जो रेपो रेट में जो भी लोन लिया है या रिवर्स रेपो, ये कितने दिन में सेटल करना है, ये 14 डेज में सेटल करना है, ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन उससे ज्यादा के लिए अगर चाहिए तो क्या है, उससे ज्यादा के लिए अगर लोन चाहिए तो फॉर दैट दे हैव दिस बैंक रेट। फर्क समझ में आया, यहां पर भी लोन मिल रहा है, यहां पर भी लोन मिल रहा है, लेकिन ये कितने दिन में सेटल होना है, ये 14 डेज में सेटल होना है, एक फोर्टनाइट में सेटल होना है। लेकिन यहां पर अगर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, तो कितना होगा, ये कैसे होगा, दिस इज थ्रू बैंक रेट। ठीक है, मान लीजिए एक बैंक, हाँ प्लीज बताएं। Sir, in reverse repo rate, we are talking about the loan only, like lending RBI that also needs money, banks will lend to Achha, RBI. tell me, I'll tell you what happens. Generally, reverse repo rate is lesser than repo rate. नहीं But that is not a system for, हमारे लिए नहीं होता, वो बैंकिंग का इंटरनल सिस्टम होता है। मान लीजिए आरबीआई, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक हमारे पास आरबीआई है, एक हमारे पास लेट्स से एचडीएफसी है, ये भी हमारा कमर्शियल बैंक है, और एसबीआई ये भी हमारा कमर्शियल बैंक है। अब मान लीजिए एसबीआई के पास कहीं से 100 करोड़ का डिपॉजिट आ गया। ठीक है, 100 करोड़ का डिपॉजिट आ गया। अच्छा, डिपॉजिट तो आ गया, यानी कि डिपॉजिट आया, ठीक है, लेकिन इसका कोई लोन लेने वाला नहीं आया, तो आरबीआई एसबीआई क्या करेगा, क्या ये पैसा वो अपने पास रखेगा? अगर वो अपने पास रखेगा तो उसको उस पे सेविंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो ज्यादा हो जाएगा। तो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई बोलेगा 14 डेज के लिए हम इसे आरबीआई के पास रख देते हैं फॉर रिवर्स रेपो। ठीक, लेट्स से 3.5% है, 3.5% पे ये 14 डेज के लिए कहां चला जाएगा, ये 14 डेज के लिए पैसा कहां चला जाएगा, इधर। अब आरबीआई एट द सेम टाइम एचडीएफसी को जरूरत पड़ गई 100 करोड़ की, तो एचडीएफसी क्या करे, आरबीआई क्या करेगा, जो उसने 100 करोड़ यहां से इसका डिपॉजिट लिया है 14 डेज के लिए, सेम डिपॉजिट वो एचडीएफसी को दे देगा 100 सीआर का, लेकिन यहां वो चार्ज करेगा 4.5%। 14 डेज में ये सारा सेटलमेंट हो जाएगा, और इन सब में ये जो 1% बचा ये आरबीआई की कमाई होगी। 4.5% इंटरेस्ट लिया रेपो रेट, 3.5% दिया रिवर्स रेपो,
ये बैंकिंग सिस्टम में चलता है, और इसी को हम बैंकिंग सिस्टम में जो हम बात करते हैं ना, अपने आप आगे चल के जब हम कभी सिक्योरिटीज की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे मनी मार्केट। मनी मार्केट का सारा कंसेप्ट है। आशिफ यहाँ आओ। 7 days, 14 days, 90 days, 91 days, 89 days, ऐसे चलता है। 180 days, इतने दिन के लिए रख देते हैं। ठीक है, अब बताएं। Sir, so here SBI is depositing with RBI na for their sake of convenience, but it Yes. is not lending na. That is, lending means what is the meaning of lending? उधार देना। मतलब वापस भी तो आएगा ना। लेंडिंग में Yeah. रिटर्न भी तो होना है ना। तो ये पैसा वो इसलिए नहीं रखने कि आप रखो, नहीं, हमें 14 दिन के बाद वापस दो। वो 14 दिन में कहीं ना कहीं से दूसरा बिजनेस उठा लाएंगे जहां वो इस 100 करोड़ को 8-9% इंटरेस्ट पे आगे बढ़ा देंगे। सर आई मीन टू से यहाँ आरबीआई को नीड नहीं है ना, यहाँ पे एसबीआई है? अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए। वो तो आरबीआई तो वैसे भी पार्किंग के क्यों, आरबीआई को क्यों नीड नहीं है? आरबीआई क्यों इस प्रोसेस में अपना पैसा लगाएगा 4.5% पे? वो उसने बोला इधर से आया, इधर दे दिया। ओके सर। आप ये बोलो आरबीआई को जरूरत नहीं है, आरबीआई को बहुत जरूरत है पैसे की। कैसे जरूरत है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम फ्रांस से रफेल खरीद के लाए, पैसा कौन देगा? भारत सरकार। भारत सरकार की तरफ से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ओके सर। Fine. So yes, someone has said that yes, it is the bankers bank. True. So यहाँ पर जो है, अच्छा मान लीजिए, ये तो हो गया सर 14 days, ये नॉर्मल है, ये लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लीजिए कि किसी बैंक को बहुत इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई, यानी कि मार्जिनल। अब एक चीज बिल्कुल हर कोई ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने कि जब भी वर्ड मार्जिनल आएगा, कैसा वर्ड, कौन सा वर्ड आएगा? मार्जिनल वर्ड आएगा, तो याद रखिएगा मार्जिनल वर्ड जब भी आएगा इकोनॉमी के अंदर, तो वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ 1 होगा, यानी कि इधर इट इज इंक्रीज बाय 1, इट इज डिफर्ड बाय 1। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट इज एन ओवरनाइट फैसिलिटी। ओवरनाइट मतलब आज एक दिन की फैसिलिटी है ये। किसी बैंक को इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई, मान लो अभी हमने एसबीआई का एग्जांपल लिया, एसबीआई को पैसा मिलना आरबीआई से 14 डेज के बाद, ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उस 100 करोड़ की उसको जरूरत पड़ गई। अब उनका जो 100 करोड़ है वो कहाँ डिपॉजिट है? वो आरबीआई के पास डिपॉजिट है, और ये 13th डे ये डिमांड आ जाती है। उनको पता है एक दिन बाद तो हमारा पैसा आ जाएगा, अभी हम एक इमरजेंसी बोरोइंग विंडो ले लेते हैं, एक दिन के लिए हम लेंगे। लेकिन क्योंकि ये इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में हर कोई फायदा उठाता है। इमरजेंसी फ्लाइट के टिकट महंगे होते हैं, तत्काल टिकट महंगा होता है, इमरजेंसी में होटल बुक करना महंगा होता है, इमरजेंसी में बाहर जाना महंगा होता है। ऐसे ही इमरजेंसी में जब बैंक लोन ले रहा है तो जनरली वो 0.75% जनरली अभी ज्यादा है। ये किससे ज्यादा होगा? ये रेपो रेट से ज्यादा होगा। तो सबसे कम क्या होता है? सबसे कम रिवर्स रेपो होता है। उससे ज्यादा क्या होता है? सबसे कम क्या होता है? रिवर्स रेपो होता है। उससे ज्यादा रेपो होता है, और रेपो से ज्यादा एमएसएफ होता है। ये तीनों वो तरीके हैं जिससे बैंकिंग, नो सर कॉल मनी और पुट मनी के चक्कर में मत जाइए, अभी मैं जितना बता रहा हूं उतना रखिए, ठीक है। रिवर्स रेपो सबसे कम, उससे ज्यादा रेपो, और रेपो से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन। हाँ, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है। मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी आती है कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। बैंकिंग सिस्टम क्या है? बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यानी कि हमको अपना जो रेपो है और रिवर्स रेपो, उसको ज्यादा हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हम, लेकिन अब फिर भी पैसे की जरूरत है, पैसे को करना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करता है? इन दैट सिनेरियो आरबीआई गोज फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब आरबीआई बोलता हटो, तुम सबसे नहीं हो पाएगा, हम आ रहे हैं मार्केट में। और वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डील करते हैं। बैंकिंग सिस्टम में एक चीज याद रखिएगा, सबसे वैल्यूएबल अगर कोई चीज है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है? मान लीजिए उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है। अच्छा, अब इसमें ईजिंग या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी उसको ऑप्ट करनी है, उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो ज्यादा पैसे देने हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? इधर की बात मत करो, अभी इधर की बात करो। अगर पैसे ज्यादा
मार्केट में इंजेक्ट करना है तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। कम करेंगे। लोन सस्ता हो जाएगा, हर किसी को मिल जाएगा। सीआरआर कम कर देंगे या एसएलआर कम कर देंगे तो क्या होगा? वो उनके पास जो है ज्यादा पैसा होगा टू गिव, जैसे मान लीजिए 18-22.5% है इस वक्त सीआरआर प्लस एसएलआर, तो वो अगर उसे 20% कर देंगे तो बैंक के पास 2.5% एक्स्ट्रा हो जाएगा पैसे देने के लिए, वो पैसा मार्केट में चला जाएगा। ठीक है। अगर टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी करनी होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा? कम करा जाएगा या बढ़ाया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अब ये कहाँ हो रहा है? चलिए, ये तो एक चीज हो गई जो मैंने आपको फ्लड वाली बात बताई थी। मान लीजिए कोई बांध टूट गया है और बहुत ज्यादा पानी एक गांव में आ गया है, तो पहले क्या करना पड़ेगा सर? पहले बांध के पानी के फ्लो को रोकना पड़ेगा। तो वो तो मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा हो गया, तो आरबीआई पहले क्या करेगा? वो पैसे के फ्लो को रोकेगा। कैसे? ये रेपो रेट को बढ़ा के, कि अब ज्यादा पैसा अब और ना जाए। लेकिन अब फिर क्या करना है? फिर मैनेज करना है, जो ज्यादा पैसा चला गया उसको वापस भी तो लेना है। तो एक तो जो बांध का फ्लो रोकना है, दूसरा वो जो पानी गांव में घुस गया है उसको मैनेज करना है। वो कैसे मैनेज करते हैं? मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो वो टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या है? सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज पूरे इस सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो क्या करेगा? आरबीआई कहेगा कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहे हैं। वी आर डूइंग व्हाट? वी आर सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब क्या होगा? लोग उसको खरीदेंगे। तो लोग खरीदेंगे तो पैसा कहाँ चला जाएगा? लोगों के पास तो सिक्योरिटी आ जाएगी, लेकिन पैसा कहाँ चला जाएगा? आरबीआई के पास। तो एक तो उन्होंने रिवर्स रेपो रेट, देखो दोनों चीजें हो रही हैं। जब टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी है तो आरबीआई सेल सिक्योरिटी, रेजेस रेपो एंड रेजेस सीआरआर। मतलब उन्होंने वो बांध का फ्लो भी रोक दिया कि और पैसा ना जाए या कम जाए, और जो ज्यादा चला गया उसको उन्होंने सिक्योरिटी सेल करके क्या कर लिया? वो वापस ले लिया। एट द सेम टाइम जब ईज या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो क्या करेंगे? वो जो सिक्योरिटी बेची थी बोलेंगे लाओ हम वापस खरीद रहे हैं उसे। तो जब वो वापस खरीदेंगे तो क्या होगा? पैसा मार्केट के अंदर, क्योंकि अब लोग उन्हें सिक्योरिटी वापस करेंगे तो पैसा क्या होगा? फ्लो होगा। लोगों के पास जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, मोर क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। क्लियर हो गया? एनी डाउट? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हटा दिया था मैंने। ठीक है, 8-4 ठीक है। क्रेडिट चैनल एक्सपेक्टेशन ठीक है। ये तो आपको इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट ठीक है। इसको हटा दो अभी। खराब लेके आओगे ना यहाँ बेटा? इसमें क्या है? ठीक है, तो अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेटस है वो क्या, हम ये देख लेते हैं। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेटस है दैट इज I'll come to your MSF and SDF. Just allow me to complete this part and then I'll come to your MSF and SDF. So अभी existing framework क्या है monetary policy को लेके? That we are having an inflation targeted monetary policy that is 4%. अभी 2026 से लेके 2031 तक हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि हमारा जो monetary policy का window है वो कितना होना चाहिए? 4% ±2%, यानी कि 2 से 6% के बीच होना चाहिए। ठीक है। डिसीजंस बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन आउटलुक, ग्रोथ, लिक्विडिटी। और इससे क्या हो रहा है? इससे हमें बैलेंस करना है दो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारी ग्रोथ भी जो है वो बैलेंस रहे और इन्फ्लेशन भी जो है वो हमारा कंट्रोल में रहे। इन्फ्लेशन भी जो है वो हमारा क्या हो? कंट्रोल में रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो आए। ठीक है। अभी आज के टाइम पे हमारे पास मेजर चैलेंजेस क्या है? हमारे पास मेजर चैलेंजेस जो है दैट इज ओके एक तो वॉर की वजह से इन्फ्लेशन है, सप्लाई शॉक है। ठीक है। तो
मॉनसून, अभी क्रॉप डिस्ट्रप्शंस हैं, सप्लाई चेन इश्यूज हैं, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारे वैसे ट्विन डेफिसिट का प्रॉब्लम है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे उस पर पड़ रहा है। एक्सचेंज रेट रुपये जो है बहुत ज्यादा, आज भी जो है बहुत ज्यादा रुपया जो है वो नीचे गया है, आज भी रुपया जो है वो बहुत ज्यादा नीचे गया है। मतलब हम आपको मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले, यानी कि $1 अगर 93 रुपए का है, 93 रुपीज का है, और उससे वो 94 जाता है बगैर कुछ करे, और हम तो हमारा जो इंपोर्ट ऑयल इंपोर्ट बिल है ना, $1 डॉलर पे फर्क पड़ने से, $1 का फर्क पड़ने से हमारे ऑयल इंपोर्ट पे लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए पर डे का फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर एक्सचेंज रेट, बैंक के पास भी बैलेंस शीट स्ट्रेस है, हाई एसेट क्वालिटी इशू है, एनपीएस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का प्रॉब्लम आ रहा है। फाइन, ओके, सो दिस इज देन मॉनेटरी पॉलिसी के लिमिटेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट फुली सॉल्व ऑल द सप्लाई साइड प्रॉब्लम, तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम मॉनेटरी पॉलिसी सॉल्व नहीं कर सकती। वीक क्रेडिट है क्योंकि डिमांड कम, जाहिर सी बात है जब लोगों को पैसे की जरूरत नहीं होगी तो क्या वो लोन लेंगे? नहीं। और लोगों को जरूरत कब होगी? जब चीजें सस्ती होंगी या चीजें ऑप्टिमल रेंज में होंगी। अभी क्या हो रहा है आज के टाइम पे, अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं इन्वेस्टमेंट या ऐसी चीज नहीं करूंगा। आई विल से कि अभी द होल जियोपॉलिटिक्स इज अनस्टेबल, आई प्रेफर टू हैव कैश रादर देन इट टू इन्वेस्ट इट एनीवेयर। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा, गवर्नमेंट का भी जो कर्जा है, फिस्कल डेफिसिट को अभी आज की डेट में इतने समझ लो सरकार का कर्जा है, सरकार का कर्जा इतना ज्यादा हो जा रहा है कि उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं बट सारे उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। डिमांड सप्लाई साइड क्या है? एक्सेस डिमांड अगर ज्यादा हो जाएगी, डिमांड साइड मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव कब होगी? जब डिमांड अच्छी होगी तो लोग पैसे की डिमांड करेंगे। भाई जब लोग ज्यादा कार की डिमांड करेंगे तभी तो कार लोन ज्यादा जाएगा। सर ये अजीम मुहर्रम कौन है? मोहम्मद सर माइक। हाँ यार आप लोग इतने मैच्योर हो कि मैं हर किसी म्यूट को कर हर लो बार आप लोग, बार बार एक ही चीज बताना पड़ता है। म्यूट कीजिए, सबको डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, यस। सो सप्लाई साइड और डिमांड साइड, इसमें ज्यादा भी मत जाइए, आपको शीट्स मिल जाएंगी। अब बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। और जैसा सर ने बताया कि हम एक और अच्छा, ये अभी कोई एमपीसी की बात कर रहा था, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक्चुअली शायद वो स्लाइड मिस हो गई, मैं बाद में ऐड करके इसको कल प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्रोसेस है, ये कौन कर रहा है, ये कौन लुक ओवर करता है? देयर इज अ 6 मेंबर बॉडी, 6 मेंबर कमेटी, जिसको कहा गया एमपीसी। सवाल आता है इससे, अब बोलोगे सर इससे सवाल आएगा, इससे आने के चांसेस हैं। दैट इज अ 6 मेंबर बॉडी, दिस इज अ 6 मेंबर बॉडी विच, इसमें क्या होता है, इसमें 3 जो है वो आरबीआई ऑफिशियल होते हैं, 3 जो है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, ये कमेटी बैठेगी, ये सारा काम इन्होंने करना है। और इन्होंने क्या करना है, ये जो आरबीआई गवर्नर हैं, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेप्यूटी गवर्नर, दूसरे मेंबर कौन होते हैं? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। सो वी हैव एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स में 3 जो हैं वो आरबीआई की साइड के हैं और 3 जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड के हैं। 3 आरबीआई के मेंबर में एक तो गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, दूसरा डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई,
who is responsible for monetary policy, or one member, one officer of RBI nominated by RBI board. मेरा वाला बिल्कुल मोबाइल डेप्थ में बता रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के 3 कोई भी हो सकता है, जनरली ये इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, स्टैटिस्टिक्स में, इंडस्ट्री में जो भी बड़ी पर्सनालिटी होते हैं, उनको जो एक्सपर्ट्स होते हैं, 3 एक्सपर्ट ये होते हैं। आरबीआई गवर्नर जो है वो कौन है, वो इसके चेयरपर्सन होंगे, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब पता होगा सबको, इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, मतलब दिस एक्स ऑफिशियो का मतलब है दैट द पोजीशन डज नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा, जो भी उस ओहदे को लेगा, ये ऑटोमेटिकली उसका हो जाएगा। मतलब यहाँ किसी इंडिविजुअल का वहां नहीं होना है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज yes by the virtue of office, ex officio chairman of Rajya ex Sabha. officio chairman of राज्यसभा। सो राज्यसभा का चेयरमैन अलग से नॉमिनेट नहीं होगा, या कोई इंडिविजुअल कभी राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होगा। whosoever will be the vice president of India will automatically become the chairman of Rajya Sabha by the virtue of office. Clear? 3 यहाँ गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। जो भी इसमें डिसीजन होंगे वो किससे होंगे, वो वोट से होंगे। वोट यानी कि सारे लोग वोट करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज ट्विस्ट ये है कि आरबीआई गवर्नर जो है उनका कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आरबीआई गवर्नर विल नॉट वोट, नॉर्मल कंडीशन में वो वोट नहीं करेंगे। यानी कि जो नॉर्मल वोटिंग होगी ये 5 लोगों के बीच होगी, 2 इधर के 3 इधर के। नॉर्मल कंडीशन में आरबीआई गवर्नर वोट नहीं करेंगे। बाय चांस ऐसा होता है कि कहीं पर टाई हो जाता है, दोनों जगह बराबर वोट बढ़ जाते हैं, तब आरबीआई गवर्नर अपना वोट देंगे नॉर्मली। अच्छा, और इसका जो कोरम होता है वो 4 है। कोरम कितना होता है, 4 की 4 मेंबर्स में इसकी मीटिंग कन्वी हो जाएगी। ठीक, ओके। इनको जो टारगेट मिला हुआ है फ्रॉम 2026 टू 31, यानी कि अगले 5 साल के लिए जो टारगेट है वो हमारा इन्फ्लेशन कितना है, 4% प्लस माइनस 2%। यानी कि आइडियली क्या हुआ, ये 2 to 6% की विंडो है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन कौन सा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 2 से 6% के बीच रहना चाहिए। वही ये आप समझ में आया, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था दैट इट इज सॉल्ट जैसा होता है, इट शुड बी समथिंग लाइक सॉल्ट। सो इट कैन नॉट बी 10%, 20%, 30%, इट कैन नॉट बी 0। सो जरूरत नमक स्वादानुसार, सुना है ना, तो वो वाली चीज है कि 2% से कम नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इकोनॉमी जो है वो सही ऑपरेट करेगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, दिस इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये जो है इनको इस तरीके का बैंडविड्थ मिला हुआ है। ठीक, एनी क्वेश्चंस? So the third member from the RBI side is nominated by the board, right? Yeah, So, RBI. what is the composition of the RBI board? The RBI board comprises of the governor of RBI, the deputy governors of RBI, and the chairman of the RBI zonal, the regional governors, regional chairmen are there. So RBIs have regional offices. So all those people comprises of the RBI board, and they will nominate one person too. Okay. Thank you, sir. अब जिसको जो सवाल पूछने हैं अब आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हमारा इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले में वीक होता जा रहा है। हाँ सर, ये अक्सर हम न्यूज में भी सुनते रहते हैं, लेकिन सर इसके पीछे क्या फैक्टर होते हैं सर, जिससे हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा रुपया डाउन हो रहा है, और अगर हमें अपना रुपया डॉलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग करना तो सर क्या करना चाहिए जिससे हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग हो? ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेकर। ऐसा कुछ करना कुछ नहीं चाहिए। एक तो आपका जैसे देखिए, कोई भी चीज सस्ती या महंगी सिंपली वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे काम कर रही है। ठीक है, अगर आपका रुपए की डिमांड मार्केट में ज्यादा कब होगी, इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की डिमांड ज्यादा कब होगी? जब हम किसी चीज को एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। बस जितना आप एक्सपोर्ट करोगे, जितना आप ग्लोबल मार्केट की जरूरत बनोगे, उतना ज्यादा जो है, यस आई विल कम टू एसडीएफ प्लीज, उतना ज्यादा जो है वो
आपके पैसे की डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। डॉलर की डिमांड क्यों ज्यादा है? डॉलर की डिमांड इसीलिए ज्यादा है क्योंकि दुनिया भर का जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जितना हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है ना। सारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किस में हो रहा है? वो डॉलर में हो रहा है, इसलिए डॉलर की डिमांड ज्यादा है, इसलिए उसको उसकी जरूरत है। समझ में आ रही है बात? अब जितना ज्यादा हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी होगी उतना ज्यादा डॉलर की डिमांड हमें रुपए के बदले करनी पड़ेगी। यानी कि जितना ज्यादा आप कह लीजिए कि आप इंपोर्ट करेंगे, ओके सर, ठीक है। सो बेसिकली ये सारा इंटरनेशनल उसका है। एसडीएफ, एक सेकंड, क्या क्वेश्चन है एक्चुअली? अभी कोई एसडीएफ पूछ रहा था दैट स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, दिस इज अगेन अ कोलेटरल फ्री फैसिलिटी होती है अगर किसी बैंक के पास एक्सेस डिपॉजिट। एक्चुअली मैंने अभी आपको ना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बताया, जितना कि अभी के लिए जितना समझ में आ जाए। ओवरऑल एसडीएफ आप कहेंगे तो ये भी एक तरीका है जिससे कि बैंक्स जो है अपना पैसा आरबीआई, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, यानी कि जिससे अपना पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखा जा सकता है, अभी कोलेटरल फ्री। ठीक है, कंसेप्ट है। फ्लो ऑफ मनी नहीं हमने बात करी है, हमने मनी क्रिएशन की बात नहीं करी है, वेलोसिटी ऑफ मनी की बात नहीं की, मनी मल्टीप्लायर की बात नहीं करी है। सो इसमें बहुत सारे अभी इंटरनल कंसेप्ट्स हैं, वो इस वजह से थोड़ा सा ये लैग आ रहा है जी। So could we contrast between MSF and SDF, please? MSF is a through MSF someone is taking money if required in an emergency situation. It's fine. On the other side, when you say SDF, it is the medium through which the banks are depositing. They're parking their money with them. So MSF is banks are taking money. SDF, banks are depositing their excess money With the RBI? with the RBI. Without collateral? Without collateral, because in Okay. repo rate collateral is involved. Thank you, sir. Yes. Any other question? Acha, sorry. What are government securities? Basically, these are the instruments through which government takes loan. SDR, अरे यार. Then that will be take. Tanvi sir, I think we can do one thing. मैं midway निकालता हूँ. Sir, the students are connected on some Google form or something. हम एक काम करते हैं, हम एक गूगल फॉर्म फ्लोट करते हैं जिसमें आप अपने ना प्रॉब्लम्स लिख दो, ठीक है, जिसके जो डाउट्स हैं, और जो सबसे ज्यादा कॉमन डाउट्स होंगे ना उसको हम ऑन द क्लास, जब भी हम बजट और सर्वे वाली क्लास शेड्यूल करेंगे ना, पहले हम उनको डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज अब आप एसडीआर पे आ गए हैं तो दैट विल इज अ वेरी डिफरेंट जोन। फिर किसी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी पूछ लिया, इट इज अ वेरी डिफरेंट, क्योंकि इकोनॉमी में डाउट्स तो बहुत होंगे, बहुत सारी चीजें हमने नहीं करी है, बहुत ही मतलब इट्स वेरी वेरी क्विक। अगेन नाउ 1991 फाइनेंशियल क्राइसिस का क्वेश्चन आ गया। Sir, what is the difference between securities and bonds? Securities and bonds, basically they are nothing but the debt instruments. Government securities, generally when we are referring to the bonds or the debt instrument, when they are being given by the government, we call them bonds, government securities. And government securities and government bonds, तो वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का है, वो एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, एक कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरीके से है। बॉन्ड मोस्टली जो आप देखोगे वो लॉन्ग टर्म होते हैं, सो वो दे आर लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड जो है वो बॉन्ड्स जनरली हम प्राइवेट सेक्टर के लिए यूज कर लेते हैं। सिक्योरिटीज जनरली हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, या सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट हैं। Okay, नाम अलग अलग है, बाकी काम सबका एक ही है, पैसा उधार लेना इंटरेस्ट पे। तो कभी कभी बीच में गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स और इस तरीके की चीजें भी निकाल लेती है, ठीक है। हाँ ये देखो, अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आ गया, कैश डिपॉजिट रेशियो भी आ गया।
सर आरबीआई नोट छापता है, उससे उसको इनकम होती है या उसकी इनकम कम हो जाती है? आरबीआई जो नोट छापता है उसमें पैसा कमाता है सर, पैसा वैसा कमाता नहीं है। आरबीआई को जो वो नोट छापता है उसके बदले कुछ एसेट अपने पास रखना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, चेक सुना है ना आज के टाइम, क्योंकि मैं इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि सब हर कोई यूपीआई कर रहा है, लेकिन चेक सुना है ना? सर आपकी वॉइस बहुत लैग हो रही है। ओके, चेक सुना है ना सबने? यस आप सर। एक चेक में कितना पैसा लिख सकते हो? या क्या वैल्यू आप अपने चेक में फिल कर सकते हो? जितना अमाउंट आपके अकाउंट में होगा उसके जितना, अकॉर्डिंग ही कर। ठीक है। क्या आप अपने अकाउंट से ज्यादा वैल्यू का चेक लिख सकते हो? नो सर। नहीं लिख सकते। या आपके अकाउंट में जीरो है और आप कुछ भी लिख सकते, नहीं लिख सकते। यानी कि आरबीआई भी एक तरीके से क्या कर रहा है, आरबीआई एक प्रॉमिसरी नोट दे रहा है। तो अगर आरबीआई ने उतना पैसा छापा है तो उसके पास उतना एसेट होना जरूरी, तभी उस पैसे में वो वैल्यू आएगी। 100 रुपए की कीमत 100 रुपए कैसे बन रही है? क्योंकि उसके अगेंस्ट कहीं कुछ डिपॉजिट है, वरना तो वो कागज का टुकड़ा है। उस चेक में, या आप जब चेक लिख रहे हो उस चेक में वो कागज, उस चेक में वो वैल्यू कब आ रही है? जब उसमें आपने कहीं पैसा डिपॉजिट किया तभी तो उस चेक को वो वैल्यू मिली है, वरना उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही जब आपके हाथ में जो नोट है ना, उसका कहीं ना कहीं कोई डिपॉजिट है, तभी उस कागज के टुकड़े में 500 रुपए की या 200 रुपए की या 100 रुपए की वैल्यू आई है। वो इंट्रिंसिक वैल्यू वहां से आती है, इसलिए कंसेप्ट ऑफ मनी समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज है, यहीं पे मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट आता है कि आरबीआई मान लीजिए अगर वो 100 रुपए एसेट में रख रहा है तो वो कैलकुलेट करेगा कि इकोनॉमी का मनी मल्टीप्लायर कितना है। अभी हमारा जो मनी मल्टीप्लायर है वो 4.5x है, यानी कि हमारे 100 रुपए में इतनी ताकत है कि वो उसको 450 रुपए बना सकता है। वो बनता कैसे? वो किसी और दिन। तो अगर आरबीआई 100 रुपए का एसेट रखेगा तो 450 रुपए छापेगा, वो बनेगा उतना, वो मार्केट में उतना रोटेट होगा, उनको पता है। ओके, रिवर्स रेपो रेट एंड एसडीएफ ये मैं बता सकता हूं बिकॉज ये हम डिस्कस कर रहे थे। प्रॉमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट बिल्कुल अलग चीजें हैं। जो डिफरेंस आप बात कर रहे हो ना, रेपो आरआरआर यानी कि रिवर्स रेपो रेट, उसके अगेंस्ट जनरली होता क्या है? रिवर्स रेपो रेट में जो सिक्योरिटीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, कोलेटरल इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आप एसडीएफ की बात कर रहे हो तो उसमें कोई भी चीज कोलेटरल नहीं है, कोई भी चीज गिरवी नहीं है, ठीक। बाकी पैसा दोनों पार्क कर रहे हैं। Any other question? My questions वही जो आज की क्लास से pertaining है, वरना what we will do is we will float maybe tomorrow or day after we'll float some Google form, जिससे कि आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे ना इकोनॉमी से रिलेटेड, में एक डाउट सेशन रख लेते हैं। उर्दू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बेटा ये तो मुझे भी गूगल करना पड़ेगा। सर सहकारी बैंक और बैंक में क्या अंतर होता है? सहकारी बैंक जो है उसमें जो डिपॉजिटर है वो ओनर भी होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपका एसबीआई में अकाउंट है, तो क्या आप एसबीआई के ओनर हैं? नहीं है। सहकारी बैंक में सारे डिपॉजिटर्स एक साथ आते हैं और वो अपना पैसा, और यहाँ पर क्या होता है, जितने भी डिपॉजिटर है ना वो क्या है, वो उनके वो भी हैं, मतलब वो उसके ओनर भी हैं उतना। सो कोऑपरेटिव बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या, कमर्शियल बैंक का बेसिक मोटिव क्या है? कमर्शियल बैंक का बेसिक मोटिव इज प्रॉफिट, और जब आप कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो उनका मेजर मोटिव जो होता है वो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, यानी कि वेलफेयर होता है लोगों का, जो उनके डिपॉजिटर्स हैं। वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब बेसिकली ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो लोन पे चार्ज करना, ये मिनिमम एक तरीके से फ्लोर आप कह सकते हो, वो है लेंडिंग रेट है। मिनिमम क्या था? कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, समथिंग लाइक दिस, MCLR।
मतलब ये तय लेगा किसी लोन पे। सो ये जो आपकी जो अदर देन इन टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, मैं एक काम करता हूँ उसकी सिग्न्योरेज। यार अब तुम टर्म निकाल के ला रहे हो या वाकई ये डाउट है? कहां से निकाला ये डाउट जुबैर अंसारी? सर अभी जो बैंक जो पैसा छापने के बारे में बोले ना सर, कि पैसा कहाँ जो बैंक पैसा छापती है कहां से निकाल के लाए हो टर्म? कहां पढ़ा? वो जो आरबीआई पैसा छापती है ना सर। हाँ, तो क्या होता है सिग्न्योरेज? सर इसमें हमको सर आइडिया नहीं है, लेकिन वो कैपिटल मार्केट से ही निकाले हैं सर, लेकिन आइडिया क्यों निकाला कैपिटल मार्केट? मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि डाउट्स, देखिए एक होता है डाउट्स वाकई जो आप पढ़ के निकाल रहे हो वो है, क्या होता है पैसा छापने का, क्या क्या होता है सिग्न्योरेज? बताइए, कुछ आइडिया है? कैपिटल मार्केट में तो नहीं आएगा, ये तो पैसा छापने वाला है, तो कैपिटल मार्केट में कहां से आ जाएगा? सर सॉरी सर, मनी मार्केट में सर, मनी मार्केट में। क्या होता है मनी मार्केट? हाँ, व्हाट इज मनी मार्केट? सर इसका ड्यूरेशन सर 1 डे से 365 यानी 1 साल के अंदर में ही सर लोन का प्रोवाइड, यही से कुछ होता है सर, 1 साल के अंदर का प्रोसेस। सिग्न्योरेज कहाँ से निकाल के ला? मतलब मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, बट हम बहुत स्पेसिफिक डाउट्स लेके आ रहे हैं एंड वो सर आरबीआई जो पैसा छापती है सर, वो से हम लेकर आए हैं सर। जो आरबीआई टर्म में जो पढ़ाई होता है सर, उस टाइम आरबीआई जो इसमें सर कुछ होता है, लेकिन हमको आइडिया नहीं है अभी। हाँ, नहीं अच्छी बात है। आप इसको सिग्न्योरेज आप ये समझ लीजिए कि 100 रुपए है तो 100 रुपए मतलब 100 रुपए का नोट है, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि 100 रुपए को छापने में जो कॉस्ट आया उसकी कोई कीमत होगी ना, पेपर की कीमत होगी, इंक की कीमत होगी, और तो मान लीजिए उसको जो छापने में जो पैसा लगा उसका और जो उसकी फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपए का जो डिफरेंस है वो हुआ उसका सिग्न्योरेज। ठीक है, आई नो देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो समझ में आया? मतलब मान लीजिए अगर 10 रुपए है, मान लीजिए 100 रुपए के नोट को छापने की जो कीमत है वो 10 रुपए है, तो उसका सिग्न्योरेज फिर हो जाता है 90 रुपए। ठीक, इसलिए बहुत सारे नोट, जैसे 5 रुपए का नोट बंद कर दिया था आरबीआई ने बीच में, मतलब ये नोटबंदी से पहले ही बंद कर दिया था क्योंकि उसका सिग्न्योरेज बढ़ गया था। 5 रुपए को छापने की कीमत 5 रुपए से ज्यादा हो रही थी, तो उन्होंने बंद कर दिया, बोले हम नहीं कर सकते इसको। सर ये टोकन वैल्यू अलग होता है, टोकन मनी जो होता है सर, जो नहीं 5 रुपए का जो सिक्का, हाँ 5 रुपए का जो सिक्का छापा जाता था सर, उसका वैल्यू टोकन मनी सर ऐसे कुछ कहते थे, आइडिया भी नहीं है। लेकिन पहले पढ़िए, जहां डाउट आएगा वो डाउट आइडेंटिफाई करिए, फिर आइए पढ़िए पहले उसे, जो आप बोल रहे हैं पहले एनसीईआरटीज में पढ़िए उसे। ओके ठीक है, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। यस सर, है ना? तो सर यही करेंगे, इनके इकोनॉमी को रिलेटेड काफी कुछ डाउट्स हैं, सो एक छोटा सा गूगल फॉर्म बना लेते हैं और इन सबको दे देते हैं। जो भी कॉमन डाउट्स होंगे, जो मतलब एक तरीके से वन लाइनर सॉर्ट ऑफ डाउट्स होंगे ना, हम क्विकली क्लियर कर देंगे, तो थोड़ा सा इनको ये हेल्प हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता सर, जो हमारी नेक्स्ट सेशन होगी इसमें कुछ टाइम निकाल के ये सब टॉप, ये 5-5 नहीं सर, वो मैं कर सकता हूँ, उसी में टाइम बचाने के लिए कह रहा हूँ, ताकि डाउट्स पहले आ जाएंगे ना, वन गो में हो जाएगा। हो सकता है किसी एक पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन दूसरे के क्वेश्चन से मैच एग्जैक्टली 10 की जगह 5 हो सकता है वो क्वेश्चन। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले से हम डाउट मंगवा लेते हैं, ताकि हम उसको एक गो में कर दें।
ठीक है, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? तनवीर सर, सर जिया सर, ये जो जी। इन्फ्लेशन है उसका इफेक्ट पड़ता है सेविंग्स पे? किस पे? इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ता है सेविंग पे? सर कमेंट्स किस पे? देखिए। सॉरी, तो सेविंग्स पे बिल्कुल पड़ता है, सेविंग्स के ऊपर बिल्कुल पड़ता है। आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई ना। मान लीजिए आज 1 लाख रुपए का अज्यूम कर ले रहे हैं, आज 1 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना है, ठीक है। सोना महंगा हो गया, मान लीजिए साल भर बाद 1.5 लाख रुपए का हो गया। तो अब पहले 1 लाख रुपए में पावर थी, या आपके पास जो 1 लाख रुपए आप मान लीजिए आपने सेव करके रखा हुआ था, उस 1 लाख रुपए में पावर थी कि वो 10 ग्राम सोना खरीदता। लेकिन अब क्योंकि सोने की वैल्यू कितनी हो गई है, वो 1.5 लाख रुपए हो गई, तो अब आपके 1 लाख रुपए की ताकत कितनी बची? वो सिर्फ 6.66 ग्राम सोना खरीदने की बची। तो वही आपका 1 लाख रुपया, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, अब उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, वो कम हो गई। बिल्कुल महंगाई का तो बहुत सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है सेविंग्स पे। ओके सर, आई थिंक वी शुड एंड हियर। बच्चों के क्वेश्चन चलते रहेंगे, लॉट ऑफ डाउट्स। हम इसको डाउट सेशन अलग किसी दिन, एक आध दिन करते हैं सर। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक्स। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, देखो आप लोगों ने शुरू में सवाल सर से पूछा था, सो सेशन को लेने से पहले ही हम लोगों ने एनालिसिस की थी हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको जो आपके आरसी के एग्जामिनेशन में हेल्प कर सके, उसी को फिल्टर करके उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप बीच में ये क्वेश्चन मत पूछो कि इसी से आ जाएगा, मतलब जो हमारी एनालिसिस है उसके हिसाब से। आप तो पता है इकोनॉमिक्स को अगर सही से पढ़ा जाए तो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग जाएंगे। बट 3 दिन में आप क्या पढ़ सकते हैं? 3 दिन वही चीज हम बता सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपको हेल्प कर सके, जो हमारी एनालिसिस है। तो मैक्सिमम ट्राई है कि इस 3 दिन में आपको बेहतर चीज दी जा सके। और जो मेन हमारा फोकस है कि हम आपकी क्लियरिटी दे दें, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो ना, एक होता है रटना, किसी चीज को रट लिया, एक होता है चीजों को समझ लेना। जब आप समझ लोगे ना तो वो कभी नहीं भूल सकते। तो इसीलिए चीजों को समझाना माइक्रो लेवल पे, ये हमारी जो है कोशिश है आप लोगों के लिए। अल्टीमेटली ये आपको हेल्प करेगा जामिया आरसी में, बट एट द सेम टाइम हमारी कोशिश ये है कि हम आपकी सब्जेक्ट टॉपिक को लेके क्लैरिटी सेट कर दें माइंड में आपके, ताकि आपको एक थॉट प्रोसेस बन सके एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं इनडायरेक्ट आएंगे, फैक्चुअल बहुत कम होते हैं कभी-कभी। तो उस केस में आपको अपना दिमाग लगाना है कि भाई हमने जो पढ़ा है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये होगा। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी आप उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये सब है जो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक एक और हम ऐड कर रहे हैं, जो बजट और बजट पे होगा। इकोनॉमिक सर्वे। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इससे क्वेश्चन आएगा ही एक ना एक। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन joining this session. Thanks.